अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। आज की अहम खबर पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गई हैं। नैब कोई सबूत पेश नहीं कर सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की 7 साल की सजा कलअदम करार दे दी। एहतसाब अदालत ने, आपको बताते हैं, 2018 के इंतखाबात से कबल एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को 10 साल और मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म में मामलत के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी ने रिमार्क्स दिए कि जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं, यानी कि जो प्रोसिक्यूटर दिखा रहे हैं, उस पर तो दावा डिग्री नहीं होता, क्रिमिनल केस में सजा कैसे हो सकती है। जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने यह रिमार्क्स दिए कि मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। तहरीक इंसाफ इस फैसले को NRO 2 करार दे रही है, जबकि खुद नैब अदालत में केस साबित नहीं कर सका, जो गुज़िश्ता फैसले पर अब एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि झूठ, बोहतान और किरदार कुशी की इमारत मुनहदम हो गई है। इस फैसले के बाद मरियम नवाज की बरियत नाम निहाद एहतसाबी निज़ाम के मुंह पर एक तमाचा है, नवाज शरीफ ने यह कहा है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा है कि मेरे और मरियम के खिलाफ मुकदमात सियासी नौयत के थे। इस फैसले के बाद मुल्क में कई सियासी नशेब फराज आए। तो सवाल हम अपना ये रखेंगे आज कि क्या आज का फैसला नून लीग की साखों वाले नुकसान का इजाला कर देगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है आपके पास। और पैनल पे हमें ज्वाइन करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब, मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, महमद सरफराज साहिबा और मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मजहर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। 2018 के इंतखाबात में जिस तरह से मामलात को मैनिपुलेट किया गया एक सियासी जमात और एक सियासी लीडर के हक में, उस पर तो बहुत बहस होती है, लेकिन उसके नतीजे में जो विक्टिमाइज किया गया मुस्लिम लीग नून को, उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है, बारहा कहा है कि सियासी मुकदमात का निशाना बनाया गया, हमारी किरदार कुशी की गई। अब ये फैसला आ जाता है। इससे पहले भी हम देखें, एहसन इकबाल साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने है, सागदार भी वतन वापस आ गए, उनका भी केस देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन क्या अब ये तमाम फैसले जो कि ओवरटर्न हो रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून को पहुंचने वाले नुकसान का इजाला कर सकते हैं? देखिए, अभी देखना ये, क्योंकि मेन केस तो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये तो उसके बाद की सूरत हाल है ना। असल चीज ये कि क्या नवाज शरीफ साहब को इस केस के हवाले से रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि बड़ी सजा भी उन्हीं की है। और उस केस में भी, उस वक्त भी जब ये पनामा लीक्स के बाद ये केस आया सामने, उस वक्त भी मेरा तो ज़ाती तौर पे ये था कि मुझे हमेशा ये बात मैं करता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट के तौर पे नहीं एक्ट कर सकती, क्योंकि हमने देखा ये कि उसमें पहले नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, और उसके बाद ट्रायल हुआ एहतसाब अदालत में, और एहतसाब अदालत ने सजा दी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ अपना जहन जो है वो वाजे कर देती है, तो उसके बाद बहुत मुश्किल है कि लोअर कोर्ट पे जाके या दूसरी अदालतों में जाके चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। उस लिहाज से तो हम देखें तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या नवाज शरीफ साहब को इस केस में रिलीफ मिल पाएगा, क्या उनकी अपील एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। क्योंकि देखिए, मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को निस्बतन कम सजा दी गई। हमने देखा मरियम नवाज साहिबा को 7 साल और कैप्टन सफदर की 1 साल की सजा थी। और नवाज शरीफ साहब उम्र भर के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उम्र भर के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, शायद 10 साल के लिए, अगर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, मेन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ थी। जी, मेन केस भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, और वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए भी उनके खिलाफ ज्यादा सीरियस वो बन गया, चीजें बन गई। तो अब नवाज शरीफ साहब इसके बाद क्या वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब अपनी अपील को फेस करेंगे? अगर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता है तो हम ये जरूर कहेंगे कि हाँ, मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ा रिलीफ मिला। अभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मरियम नवाज साहिबा के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक रास्ता खुल गया है, और एक नया रोल हमें नजर आएगा मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि एक तलवार जो थी वो बहरहाल लटक रही थी, क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती थी इसकी वजह से। लेकिन अब नजर ये आता है कि उनकी पॉलिटिक्स भी ज्यादा एग्रेसिव होगी। ये भी नजर आता है कि मरियम नवाज साहिबा को ऐन मुमकिन है उन्हें ज्यादा अहम ओहदा भी मिल जाए, और वो ज्यादा। लेकिन जहां तक केस का ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून की साख का ताल्लुक है,
उसका मेरे नुक्ता नजर से ज्यादा दारोमदार इस पर होगा कि नवाज शरीफ साहब की अपील पर क्या फैसला होता है। तो जो आज रिमार्क्स थे जज साहिबान के, मज़हर साहब, खासतौर पर जस्टिस आमिर फारूक के, उनके रिमार्क्स से आपको लगता है ये हम इज्यूम कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के लिए कोई राह हमवार हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, कहने को आप कह सकते हैं, अभी तो एक मरहला है ना, ऐन मुमकिन है कि नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करे इस फैसले के खिलाफ, ये भी इस चीज का भी इम्कान है। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच ने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था। तो अब देखना यह कि जब अपील वहां जाएगी तो क्या सूरत हाल होगी, अगर अपील जाती है वहां, अपील फाइल करती है। लेकिन एक रास्ता है अभी नैब के पास कि वो अपील इस फैसले के खिलाफ कर सकती है। लेकिन हमें इस वक्त ये जरूर कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून को और मरियम नवाज को एक पॉलिटिकल बूस्ट जरूर मिला है इस फैसले से, क्योंकि जाहिर है एवनफील्ड केस की तलवार जो थी वो शरीफों पे लटक रही थी, तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि एक बूस्ट जरूर मिला है, एक जरूर उनको ये हौसला जरूर हुआ है। लेकिन असल चीज मेरे नुक्ता नजर से वही होगी जब मियां नवाज शरीफ साहब की अपील का फैसला होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ी लीगल बैटल थी ये न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी कायदीन थे उनके लिए। आप कितनी बड़ी अखलाकी फतह समझते हैं? और जिस तरह से मज़हर अब्बास साहब भी कह रहे हैं पॉलिटिकल बूस्ट ज़रूर मिला है मरियम नवाज की हद तक। एक तो ये सवाल आपसे कि आप नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होते हुए देख रहे हैं आज के फैसले के बाद, और फिर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब 2018 के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इदारों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, तो उनको भी अब एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए जी, रिलीफ तो अब मैं क्या कहे कि एक बंदे की आपने वो एक फिल्मों का डायलॉग था, मुझे नहीं पता किस फिल्म में था, जिसमें वो मोहम्मद अली कहते हैं कि जाय साहब मेरी अब जवानी वापस करें 10 साल के बाद। आप लोगों ने एक बंदा, जी हाँ मतलब आपको उधर भी तफसीर करने चाहिए, फिल्मों पे भी देखिए जी, एक बंदा है जी, वो 1,30,00,000 वोट्स लेके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनता है। जैसे मज़हर साहब ने कहा है कि उनको एक आपने फ्रिवलेस ट्रायल कह लें या जो भी करें, पर सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल फ्रिवलेस नहीं हो सकता। आपने उनको एक ये इसका कैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। GIT बनी, उन्होंने कहा कि जिनके पास काम है उसके ऊपर आपने बिल्कुल एक पेन जो कहने यकजुंबश कलम, आपने उनकी पूरी सियासी जिंदगी पे तनसीख फेर दी। आपने कहा जी कि ये अभी ये केसेस का ताल्लुक नहीं है, जो 2 केसेस हैं जिसमें 7 साल और 10 साल की सजा हुई है इससे पहले, तो उन्होंने कह दिया कि जी आप डिस्क्वालीफाइड हैं, और उसके बाद आपसे उनमें पार्टी छीन ली। एक बंदा है जो नुमाइंदगी कर रहे 1,30,00,000 वोटर्स की, उसके खिलाफ उससे पहले चले जाए 2014 में आप उसका मीडिया ट्रायल करते हैं, और आप 2 बंदों को भेजते हैं, इमरान खान और कादरी को, और जो इस्लामाबाद में जाके कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें, और ये कहें कि इस्तीफा क्यों दे दें कि अंपायर ने ये फैसला किया है और अंपायर की ये उंगली है। एक जियो जो था वो थोड़ा सा उन्होंने कोई न्यूट्रल स्टैंड लिया या दूसरा मौका आता था, उसको भी बैन कर दिया गया। बाकी सारे 40 के जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नेटवर्किंग है, उनको सारों का इनकी करेक्ट असोसिएशन करें। उनको जो गालम गलोज इमरान खान साहब की आज जो जुबान हम सुनने से महरूम है पूरी तरीके से, ये जुबान वो बिल्कुल घरों में 4 दफा एक बंदा तकरीर करता था, सारे टेंट पे 4 दफा कादरी, 4 दफा इमरान खान, 8 तकरीरें मिलती थी जिसमें सिर्फ गालम गलोच होती थी, और चोर डाकू जो कुछ कहते हैं। मैं तो पर्सी समझता हूं कि उनकी ये कोई अल्लाह की करम है कि इसके बावजूद उनके अंदर इतनी ताकत थी कि 2018 में उन्होंने आरटी से बिठाया। अब दूसरा ले लें कि जी अगर तो 30 मई तक जो मुद्दत पूरी करती मुस्लिम नून की हुकूमत जो 2018 में की है, तो इससे एक इलेक्शन होने थे 25 जुलाई तक। अगर ये तो आगे पीछे करते तो इलेक्शन जो है शायद 90 दिन के बाद होते, जैसे कि कानून कहता है। अब उन्होंने 25 जुलाई को इलेक्शन जब हुए तो उसके पीछे चले जाएं, और उससे पहले नवाज शरीफ साहब को उन्होंने नायल करके भेजा। फिर उन्होंने सजा कब दी? 13 जुलाई को, ताकि 25 तारीख का इलेक्शन। अब देखें उसका नवाज शरीफ की दुनिया उसकी जात नहीं है,
मेरी दुनिया मेरी जात हो सकती है, नवाज शरीफ की दुनिया पूरा पाकिस्तान है, बहुत बड़ी सियासत है। उसकी माने मैं कहता हूं ये क्रेडिट नवाज शरीफ से कोई नहीं छीन सकता कि अपनी बीवी जो कि बाद में उनकी डेथ हो गई, उनको छोड़ के 13 जुलाई 2018 को इलेक्शन से 12 दिन पहले वो पाकिस्तान आते हैं, गिरफ्तारी देते हैं ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर तासर जाए कि इसकी सियासत खत्म है और आपने एक खास लीडर को मुंतखब करना है। चलो अल्लाह का निजाम है, फिर वो देखें कैसा आज बैकफायर हुआ। मैं समझता हूं कि बिल्कुल उनके साथ इंसाफ नहीं हो सकता। जो अगर ये नाइंसाफी और ये उनके कसूर नहीं था और ये सारे कॉन्कॉक्टेड केसेस थे, जैसे मदद साहब ने जिक्र किया है, अनहोनी हुई कि सुप्रीम कोर्ट जो है व्हाट्सएप के ऊपर GIT बनाए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जज रखे और मॉनिटरिंग जज टू मेक श्योर ये नहीं कि फेयर ट्रायल हो, मॉनिटरिंग जज ये देख कि जी जुलाई से पहले फैसला हो जाए किसी तरीके से, ताकि हम उसके बाद नवाज शरीफ को जो है फौरी तौर पे कोई ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का फैसला ना हो और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मेरा ख्याल है कि उनके साथ इंसाफ ना हुआ है, ना हो सकता है। उनकी सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। आज तक जिन लोगों को कन्विंस किया इमरान खान साहब के पास, आपकी नजर में जो सियासत को नुकसान पहुंचा है नून लीग की, उसका इजाला नामुमकिन है जितना नुकसान पहुंचा, जो कि ज्यादती थी और बहुत ही एक मुजरमाना फेल हुआ है पाकिस्तान में अदारों की तरफ से नवाज शरीफ के खिलाफ, उसके खिलाफ। ठीक है मुनीब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। एवनफील्ड के जजमेंट के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर रिमार्क सामने आए। आपको लगता है खासतौर पर जस्टिस आमिर फारूक के जो रिमार्क्स थे उसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि मरियम नवाज के को जो ये रिलीफ मिला है उसके बाद शायद कुछ रिलीफ मिलना मुमकिन हो नवाज शरीफ साहब के लिए भी? और आप क्या समझते हैं कि किस तरह से नुकसान पहुंचा मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क की मईशत को, कि आपने 2018 के इंतखाबात से पहले जो एक पूरा प्लान करके विक्टिमाइज किया एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि गुज़श्ता समाअत पे जो 4 सवाल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उठाए थे वो बड़े बुनियादी सवाल थे और नैब को मौका भी मिला कि उनके जवाब वो ले आए अदालत के सामने। अब उनमें से एक तो एडमिटेड फैक्ट था कि 1993 में से लेकर 2006 तक जो ओनरशिप थी वो नीलसन और नेस्कोल के पास थी इन अपार्टमेंट्स की। अब बाकी जो 3 सवाल थे उनके जवाब नैब नहीं फराहम कर सका। लेकिन देखिए मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात यह है कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सबसे पहले एक एरोनियस जजमेंट देती है पैनामा की, उसके अंदर जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, चले वो हो गया। उसके बाद आप ये देखिए कि वो एक ऐसा फ्लॉड जजमेंट है कि उसने फिर उसके ऑफशूट्स थे बाकी जजमेंट, यानी कि जो फिर ट्रायल कोर्ट्स में हुआ, एक मोअज़्ज़ज़ जज जो कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ तमाम जज साहबान में से एक हैं, उनको मॉनिटरिंग जज बनाया गया जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। और इतनी ही एरोनियस और फ्लॉड जजमेंट्स फिर नीचे से आई। ठीक है, ट्रायल कोर्ट में तो बहुत सारी चीजों में आप ब्राउबीट करके अपनी मर्जी के फैसले ले लेते हैं, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पे आता है तो वहां तो मामला मेरिट्स का है। अब आज एक दरवाजा तो मियां नवाज शरीफ के लिए खुल गया। मरियम नवाज शरीफ आज उनके खिलाफ जो सजा थी वो ओवरटर्न हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि इसने पाकिस्तान के जो न सिर्फ अदालती निज़ाम बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, ये 2018 से पहले जो कुछ हुआ ये उसके ऊपर एक सियासी ब्लॉट है, एक काला धब्बा है और ये रहेगा, ये तो नहीं मिट सकेगा। लेकिन शायद अब कोई इंट्रोस्पेक्शन हो और कुछ हालात तब्दील हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इससे सीखेगा सबक और ना ही कुछ ऐसा हो सकता है। तकलीफ दे बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान के रियासती इदारे इस्तेमाल हुए और जिस तरह से कुछ जज साहिबान जो कि अब शायद मौजूद नहीं है अपने अपने मनसब पर, जो किरदार उन्होंने अदा किया वो बहुत ही अफसोसनाक था। और मैं समझता हूं कि तारीख में भी उनको कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। और खास तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि हैसियत एक कानून के तालिब इल्म के 547 सफ़ात पर मुहित थी पैनामा की जजमेंट। जब वो जजमेंट मैंने मुकम्मल तौर पर पढ़ी तो उसके बाद भी मेरा पहला रिएक्शन यही था कि ये निहायत ही एरोनियस जजमेंट है। यानी आपने एक रास्ता हमवार किया, आपके पास कोई जगह नहीं थी, कोई रीजन नहीं थी एक शख्स को डिस्क्वालीफाई करने की, आपने वो रीजन मैन्युफैक्चर की और फिर अल्टीमेट गोल को अचीव किया। आज वो तमाम जज साहिबान
मेरे ख्याल में तारीख के सामने वो जवाबदेह हैं और आने वाले वक्तों में भी रहेंगे। मुनीब, हाँ बिल्कुल यही बात कि जिन शख्सियात, जिन किरदारों की आप बात कर रहे हैं, जिन्हें तारीख अच्छे अल्फाज में शायद याद ना रखे, तो उनकी अब जवाब तलबी कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आपने मुल्क की सिमत को दुरुस्त करना है? देखिए, जवाब तलबी इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इतनी सारा आपको बात बता दूं कि शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वाकई लोगों को फेल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर या मुल्क की जमहूरियत को लपेटने के हवाले से या चलते फिरते निजाम को तलपट करने के हवाले से जवाबदेही का सामना होता, तो शायद हम आज वहां ना खड़े होते जहां हम खड़े हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत तो हमें शायद बहुत पहले से थी, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर यह भी ऐड कर दें कि अब नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस पर समाअत होगी 4 अक्टूबर को। मामला आगे चलकर कितना पेचीदा हो सकता है, और जो आज का फैसला है उसको नून लीग अपनी अखलाकी फतह, उसका खैर मकदम कर रही है बिलाशुबा, लेकिन पीटीआई उसको NRO 2 करार दे रही है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसके नतीजे में मरियम नवाज बरी हो गई हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। आज बड़ी दिलचस्प समाअत थी। जिस तरह से नैब का किरदार रहा, नैब के जो दलाइल थे वो बड़े वीक थे और वो मुतमईन नहीं कर सकी, और कोर्ट का यही कहना था कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं सामने रख सकी नैब अपने दलाइल के हक में। सुहेल वड़ाई साहब, बुनियादी सवाल आप उसका जवाब देंगे डेफिनेटली कि जो नुकसान पहुंचा मुस्लिम लीग नून को इन तमाम सालों में, उसका इजाला मुमकिन हो सकेगा या नहीं? पीटीआई अपना एक नैरेटिव इसके ऊपर भी बिल्ड करी है कि एक NRO 2 दे दिया गया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए जी, गुजारिश ये है कि पहली तो बात है कि मरियम के जो बंधे हुए हाथ थे वो खुल गए हैं और वो पॉलिटिक्स कर सकेंगी। फैमिली के अंदर वो और नवाज शरीफ दोनों ऐसे थे जिनको इतना इक़्तिदार में हिस्सा मिला था और वो सियासत में भी पिछले कमरे में बैठे थे। अब मेरा ख्याल है कि मरियम को इस डिसीजन के बाद कम से कम फ्रंट पे आने का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का और फिर शायद कोई हुकूमती ओहदा लेने का भी मौका मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि NRO 2 पाकिस्तान में कौन सा NRO होता है और कौन सा NRO नहीं होता, ये कहना तो मुश्किल है। मेरे लिए तो ये दोनों अदालती फैसले हैं। पहला अदालती फैसला ऐसा था जिसने एक अवामी शख्सियत को जो था नाअहल कर दिया था और जिसको एक पॉपुलर शख्सियत को जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया था। अब जो फैसला है उसमें उसको अनडू किया गया है। तो मेरी नज़र में वो फैसला जिसमें अवामी शख्सियात को मौका दिया जाता है, जिसमें उन्हें अवाम के पास जाने का मौका दिया जाता है, वो फैसला ज्यादा अहसन है। पहला फैसला बाइस था, हमें पता है कि वो किन हालात में फैसले लिए गए और उनके क्या नतायज हुए। अब कुछ इंसाफ की जो रोज़ने इंसाफ हैं और जो इंसाफ के वानू हैं, उनके दरवाजे खुले हैं और ऐसे लगता है कि ताज़ा हवाएं वहाँ जानी शुरू हो गई हैं और जो उनसे माजी में गलतियां हुई हैं उसका तदारक कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, तो सुहेल वड़ाई साहब, आप क्या समझते हैं जिसका मुतालबा करी है नून लीग बड़ी देर से कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तब हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो अगले आम इंतखाबात से पहले आप ये मुमकिन होता हुआ देख रहे हैं, और क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को मुहैया किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि हर सूरत, हर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और अगले इलेक्शन में उसके लिए जितनी देर तक नवाज शरीफ को एक फेयर चांस नहीं दिया जाता, नवाज शरीफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड में बराबर का हिस्सा दिया जाए और वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले, तभी वो इलेक्शन फेयर कहला सकेगा। अब अगर ना वो इलेक्शन फेयर नहीं होगा, आपने एक बंदे के हाथ तो बांधे हुए हैं और दूसरों को मैदान में छेड़ा हुआ है, तो ऐसे तो फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है महमल, जिस तरह से नून लीग बड़ी देर से तनकीद करती थी, कहती थी कि नैब न्याजी गठजोड़ है जिसके तहत हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और जो नैब की कारकर्दगी रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है कि तासुर मिलता है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और आज के फैसले के बाद आपको लगता है नून लीग की वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं? देखिए सारा, पहली चीज तो ये है कि बेशक वो जो पूरा नुकसान हुआ था उसका अजाला ना हो सके, लेकिन फिर भी नून लीग का
सियासी नुकसान का अजाला इस फैसले से हुआ जरूर है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है नून लीग के लिए भी, सियासी तौर पे जिस तरह क्योंकि मरियम नवाज साहबा अगर दोबारा इलेक्शन जो है वो लड़ सकती हैं, वो जिस तरीके से अब ओपनली कैंपेन कर सकती हैं, जो वो सब एक उनके ऊपर जो एक सर के ऊपर तलवार लटक रही थी एक केस की, तो वो चीजें जो हैं वो तो एक तरफ खत्म हुई। जहां तक बात ये है कि ये कोई NRO 2 है, असल में तो ये सवाल होना चाहिए कि क्या मियां नवाज शरीफ के जो पूरा जो पैनामा का केस था, उसके बाद जो उनको इकामे के ऊपर डिस्क्वालीफाई जिस वजह से किया गया, वो एक रिसीवेबल्स और वो जो सारा जिस तरीके से टेक्निकलिटी को इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद फिर जिस जल्दी से ये जो इस तरह न्याजी साहब ने भी बात की कि 2018 के इलेक्शन से पहले ये करना था, जो ये सब हुआ, जिस एग्रेसिव तरीके से ये केस मरियम नवाज के ऊपर बनाया गया, हालांकि जब ये बात इस चीज का तायुन ही नहीं हो सका कि क्या ये फ्लैट्स कब खरीदे गए, इनकी उस वक्त वैल्यू क्या थी, उस वक्त जो है फिर जिन्होंने खरीदे उनकी इनकम क्या थी, एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस तो तभी बनता है ना। यही चंद सवालात थे जो बेल की जजमेंट के अंदर भी जो है यही सवालात उठाए गए थे ना। और नैब के लोग तो मतलब इस तरह की बात करेंगे, गूगल करते हैं आप वैल्यू, इस तरह ये जो है एक मजाक था। ये एक्चुअली एक पूरे अदालती निजाम के साथ, ये इंसाफ के साथ ये एक मजाक था जिस तरीके से ये केस बनाया गया। और ये क्यों किया गया? ये NRO 2 नहीं है, ये एक्चुअली 2018 के इलेक्शंस में जो मेन बेनिफिशियरी थे वो इमरान खान साहब थे। ये मानना चाहिए, ये बात तो PTI आपको नहीं करेगी, लेकिन असल बात तो ये थी कि ये सब कुछ उस वक्त जो है उसका नुकसान किसको हुआ? मीडिया को, मुआशरे को, हमारी सियासत को, जमहूरियत को, अदलिया को, इदारों को, जो सारा नुकसान हुआ एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। लॉन्ग टर्म का फैसला नहीं किया गया, शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर इस तरीके से जो केस बनाकर और उसमें जिस तरीके से सजाएं दिलवाई गई ताकि मरियम नवाज साहबा भी या जेल हो या बाहर रहे, इधर ना आए, ताकि वो कैंपेन ना कर सके इलेक्शन की, ये उस सब के लिए था। वो जो नैपिया बदलने की बात होती है ना, ये वो नैपिया बदलने की एक कड़ी थी। ये पहले की 2018 के इलेक्शनों से पहले की नैपिया थी, और ये इस तरीके से फिर वो रिजल्ट जिस तरह से आए, तो ये चीज माननी चाहिए। NRO 2 या लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होती ना अगर ये केसेस मेरिट के ऊपर चलते। ये केसेस चलते मेरिट के ऊपर। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर अगर अकेले के ऊपर ये केस होता, उनसे पूछा जाता कि आप 93 से अगर आपकी फैमिली उधर रह रही है तो 2006 तक फिर वो किस तरीके से ओनरशिप क्या हो, ये केस बनाया जा सकता। यहाँ पर मसला क्या है सारा? यहाँ पर ये मसला है कि इस वक्त आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं और मुझे कोई कहे कि नहीं सारा ने एक्सीडेंट कर दिया या इशारा तोड़ दिया गाड़ी का, मैं को नहीं जी, सारा तो इस वक्त जो है वो इधर बैठी हुई थी, वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। लेकिन वो कहे कि नहीं, तो आप ये कहना चाह रही है कि सारा ने कभी एक्सीडेंट नहीं किया, या सारा ने कभी सिग्नल नहीं तोड़ा, या सारा बहुत अच्छी ड्राइवर है, या नर्स साहब या किसी के बारे में ये बात हो, तो मैं कहूँ कि लेकिन जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो वो उधर थी ही नहीं, जाएगा कुआं पे। ये चीज होती है ना, केस आप बनाते हैं मेरिट के ऊपर। ये डॉक्टर आसिम के केस के अंदर भी हमने ये देखा कि वो मजाक क्यों बना। मेरिट के ऊपर जेन्युइन केसेस यहाँ पर नहीं बनते, यहाँ पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट के केसेस बनते हैं, इसलिए फिर वो मजाक बन जाते हैं। और फिर ये जो सारा एक सियासी बयानिया बनाया जाता है उनके बेनिफिशियरीज होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिशियरीज हमने देख लिए। तो ये कहना कि NRO 2 है, देखिए ये केस का फैसला तो मेरिट के ऊपर ही हुआ है। और जो बेल थी वो तो तब हुई थी जब PTI की हुकूमत थी, जब जावेद इकबाल साहब का नैब था। क्या वो उस वक्त की नैब जवाब दे सकी थी इस सारे केस के ऊपर, मेरिट के ऊपर? तो ये बहुत सारे सवालात जेन्युइन उठे इन केसेस के ऊपर, और इसी वजह से उठे कि आप ये सियासी पॉलिटिकल जोड़ तोड़ और मैनेजमेंट के लिए जो आप करें ये मत करें। इससे हमारा अकाउंटेबिलिटी का जेन्युइन क्रेडिबल केसेस भी खराब होते हैं और सवालात बिल्कुल उसके ऊपर। और वो देखा उसके ऊपर जिस तरह के सवालात उठे, वो जिस तरह से एक्सपोज हुआ, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। मज़हर साहब, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि 2018 से कबल जिस तरह से सारी चीज़ें पॉलिटिकली मैनेज की गई PTI के हक में, अब हम देखते हैं कि वही पोजीशन PTI के कुछ लोग ले रहे हैं। PTI के रहनुमाओं के बयानात से या उनके ट्वीट से तासुर मिल रहा है कि शायद अब हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है और चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है दूसरी पार्टीज के लिए। तो ये कोई कंपैरिजन बनता है आपके ख्याल में? देखिए, होता तो है ये। अब अगर हम 2018 में PTI के अलाइज का जायजा लें तो वही अलाइज आज PDM के अलाइज हैं। कल बाप जो थी उसको इस्तेमाल किया गया, MQM जो थी उसको इस्तेमाल किया गया PMLN के खिलाफ, और PTI की गवर्नमेंट बनाई गई। वही सिचुएशन हमें आदम एतमाद की तहरीक में नजर आती है। अगर बाप, MQM
ये साथ नहीं देती तो अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती थी। असल चीज ये है कि उस वक्त किसने किया और अब किसने किया। जो हमारी पॉलिटिक्स के मैनेजर्स हैं, जो हमारी पॉलिटिक्स को, इलेक्शंस को मैनेज करते हैं, असल बुनियादी सवाल उनसे करने का है कि भाई ये मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स की और इलेक्शन की मैनेजमेंट आखिर कब तक चलेगी। क्यों नहीं आप सियासी जमातों को खुद ही अपने आप को मैनेज करने देते हैं, खुद ही अपने आप को उस टसल में, अवाम उनको मुंतखब करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जो भी करते हैं वो उन्हें करने दें। जब तक ये पॉलिटिक्स को मैनेज करने की पॉलिटिक्स नहीं खत्म होगी, ये चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी, ये कभी भी बेहतर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमल दखल अभी भी है। आप देखिए ना, कभी एक हार्ड अंदाज में होता है, कभी एक सॉफ्ट अंदाज में होता है। आज भी आप देखें, मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। मैं आज भी आपको बता सकता हूं कि पीएमएलक्यू के साथ क्या हो रहा है, बाप के साथ क्या हो रहा है। तो असल चीज ये है कि आज अगर पीटीआई विक्टिमाइज हो रही है, पीटीआई के खिलाफ केसेस यकायक बन रहे हैं और पीएमएलएन के केसेस फाइल हो गए हैं, वही चीजें कल हो रही थी। तो मुझे जाती तौर पे कहीं आप ऊंच नीच कर सकते हैं कि कहीं ज्यादा हो रहा था, कहीं कम हो रहा था, लेकिन मैनेजर्स जो हैं वो मोर और लेस एक ही रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैनेजर्स की जो मैनेजमेंट है वहीं कहीं उसमें कोई कमी आई है या वो खत्म हो गई है। वो हमें आइंदा के इलेक्शन में भी नजर आएगी, वो हमें इलेक्शन से आएगी। ये जब तक खत्म होगी पाकिस्तान की, ये जो पॉइंट आपने सामने रखा है, ट्रू, ये जो पॉइंट आपने सामने रखा है, इस पर न्याजी साहब का कमेंट के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर हम बात कर रहे हैं। मुनीब, जिस तरह से अब नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है पीटीआई की जानिब से, वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो उस पर आपका कमेंट, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि नैब के पास अब कितना मार्जिन होगा कि वो अपील दायर करने का हक रखता है सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले के खिलाफ? जी बिल्कुल, नैब बिल्कुल अपील दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन एक्विटल के खिलाफ जो अपील्स होती हैं उनका सक्सेस रेट ना होने के बराबर होता है। यानी कि आप 1% से भी कम चांस होता है कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई जो एक्विटल के खिलाफ जो अपील है वो सक्सेसफुल हो सके। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, जी हाँ, वो मेरिट के ऊपर भी सुनी जाएगी। और बेशक बनाया कानून तो पार्लियामान ने है, लेकिन हमारे मुल्क की तारीफ रही है कि यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिक या केस स्पेसिफिक लॉज बनाए जाते हैं। अब जब वो बन चुका है और ऑब्वियसली जब अदालत के सामने उसको अब रखा जाएगा, परखा जाएगा, अगर अदालत मुतमईन हुई तो अदालत जो तमाम तरामीम है उनको नहीं चढ़ेगी, लेकिन शायद हो सकता है अदालत उन्हें स्ट्राइक डाउन ना करे। अगर एक सॉफ्ट व्यू लिया गया अदालत की जानिब से तो अदालत उन्हें शायद रेफर बैक कर दे पार्लियामेंट को कि इनका दोबारा जायजा ले। और ये भी हो सकता है कि अदालत उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दे, उन तरामीम को स्ट्राइक डाउन कर दे, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसी तारीख मौजूद है कि एक कानून जो कि बनाया गया, अदालत ने उसे स्ट्राइक डाउन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया था कि गिलानी साहब को बचाया जा सके उस पॉसिबल कन्विक्शन से, अदालत ने उसको कलअदम करार दे दिया था। लिहाजा मुमकिनात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जारी बात है दोनों तरफ से दलाइल जब तक मुकम्मल नहीं हो सकते उस वक्त तक कोई हतमी बात इस हवाले से राय नहीं कायम की जा सकती। आप क्विकली ये बता दीजिएगा मुनीब साहब कि मरियम नवाज अब चूंकि इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले पाएंगी, तो आगे सियासी मंजरनामा आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो इमरान खान साहब की सियासत बेशक वो बहुत से मसाइल ने उन्हें घेरा हुआ है और बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो अवाम के अंदर उनका सिक्का चल रहा है और उनकी मकबूलियत भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसे हम पीडीएम कहते हैं, ये हुकूमत तो अपना वक्त पूरा करने के लिए बज़िद है और इलेक्शन फौरी तौर पर होंगे नहीं। लेकिन अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा फैसला आ जाता है जिसमें उन्हें कन्विक्शन का सामना हो और वहां पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन यकीनी हो जाए, तो फिर शायद सूरत हाल कुछ तब्दील हो जाए। लेकिन अभी
सियासी मंजरनामा को बहुत ज्यादा तब्दीली उसमें उस वक्त होगी जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, और अगर उनकी अपील होती है और फिर वहां पर भी कोई रिलीफ मिलता है तो वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा फैक्ट होगा और बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में आएगी। ठीक है नियाज़ी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले वही जो मजहर साहब से बात हो रही थी कि अब बयानात से पीटीआई के रहनुमाओं से यही लगता है कि शायद वो अब तासुर दे रहे हैं कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो 2018 से कभी जो हालात थे और आज जो हालात हैं उनके दरमियान आपको लगता है कंपैरिजन किया जा सकता है? उनके लीडर तो आज भी कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल हो गए हैं, यानी कि अभी खुल के नहीं फरमा रहे हैं कि जी वो तो अभी आज भी कह रहे थे किसी मुजफ्फराबाद या किसी अगर जलसे में कि जी जो न्यूट्रल होता है वो जानवर होता है, और न्यूट्रल जो होता है वो नही अनिल मुनकर का या हुक्म या अल्लाह मियां का हुक्म है। अल्लाह मियां का हुक्म तो ये है कि हक का साथ दो, लेकिन उन्होंने कहा अल्लाह मियां का हुक्म है या हक का साथ दो या झूठ का साथ दो। पति वो रवानी में कह जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग होती है, मैं उन्हें मार्जन देता हूँ कि बातें बंदा रवानी में कर जाता है जोश खिताबत में, लेकिन बात बड़ी अजीब की कि अल्लाह मियां हुक्म देता है कि या हक के साथ खड़े हो या झूठ के साथ, दरमियान में न्यूट्रल ना हो। तो खैर किसी पैराए में बात कर रहे थे। लेकिन जी अगर एक वक्त आता है कि उस पर पे बैक टाइम आता है, मकाफात अमल जिसको कहते हैं, जिसको हम रेट्रीब्यूशन कहते हैं। अल्लाह ताला का भी तो निज़ाम है, हम तो सारे मुसलमान बैठे हैं और नाम भी जो भी अल्लाह पे एक लोगों का यकीन है और उनको पता है जी कि वो भी एक वहाँ निज़ाम चल रहा होता है। तो एक यहाँ जो कुछ हो रहा है इसका टाइम तो आता है। आप जितना निजाम चलाया आपने कोर्ट 2014-2022 कोई आसान काम नहीं है कि आज भी नवाज शरीफ साहब खिताब आम नहीं फरमा सकते पाकिस्तान के इस मीडिया को यूज करते हुए, इमरान खान साहब क्या नहीं कर रहे। तो मेरा अपना ख्याल है जी कि उनका जो कहना है उनका फियर जरूर दुरुस्त है, क्योंकि जो कुछ हिरदा सराई की है इदारों की, उनकी वजह यह है कि इदारों ने न्यूट्रल क्यों गए हैं, उनको वो जो फैसिलिटी आरटीएस की और बाकी जो नवाज शरीफ को नायल रखने की और मीडिया को एक खास डायरेक्शन में उनके मुताबिक चलने की वो सहूलतें क्यों वापस ले ली गई हैं, सॉफ्टवेयर क्यों तब्दील हो गया है, सारे के सारे उनके इस बात का दुख है। लेकिन इमरान खान साहब के मैं आपको बताऊं कि जी एक बात तो जरूर होनी चाहिए और होनी होगी, ये नहीं कि बदले के मतलब कि उसका ये मेरिट पे बनती है, लेकिन बदले के तौर पे जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगले बंदे को लेवल प्लेइंग फील्ड हम कहते हैं। तो इमरान खान साहब को भी 8 साल इसी तरीके से उनको चोर कहा जाएगा, उनके केसेस चलेंगे, मीडिया उनको चोर कहेगा, डाकू कहेगा, ताकि कुछ लोगों का जहन बने उनके खिलाफ भी, जो कि जायज नहीं है बाय ऑल मीन। लेकिन मैं कह दूंगा आपके ख्याल में ये अब पे बैक टाइम है पीटीआई के लिए? जी ठीक है, ये सियासत है, ये सियासत है, ये इसी में हिस्सा लेना है ना, जिसमें इमरान खान साहब आज ज्यादा कर चुके हैं, क्योंकि वन साइड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अकेले दनाते फिर रहे हैं, कोई बंदा इस वक्त फील्ड में है नहीं, नवाज शरीफ के हाथ बंधे हुए जैसे सोहेल साहब ने फरमाया, सारा कुछ है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नियाज़ी साहब, आपका पॉइंट, मुल्क के जो मसाइल हैं वो बड़ी हद तक हल हो सकते हैं अगर हम सियासी मामला सियासतदानों पर ही छोड़ दें और जो दूसरे इदारे हैं वो अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए काम करें, गैर आईनी मुदाखलत करें दूसरे मामलात में, सियासी मामलात में। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।